जय हिंद दोस्तों, मैं आर के रिवाइज प्लस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला पे। जो आज की क्लास चलेगी उस क्लास का नाम है हिंदी वर्णमाला। क्या हम लोग देखेंगे हिंदी वर्णमाला। इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे हिंदी व्याकरण का परिचय देखे। परिचय में हम लोग देखे कि भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य है। वाक्य से छोटी सार्थक इकाई क्या है, उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी सार्थक इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी सार्थक इकाई पद। और पद से छोटी सार्थक इकाई अक्षर। अक्षर के बाद क्या देखे, ध्वनि। और ध्वनि के बाद क्या हम लोग, वर्ण। यानी हम लोगों का जो क्रम था वह वर्ण से ध्वनि की ओर, ध्वनि से अक्षर बनाएंगे, अक्षर से पद या शब्द बनाएंगे, और शब्द से आपका क्या बनाएंगे, पदबंध। पद से पदबंध बनाएंगे, पदबंध से क्या उपवाक्य बनाएंगे या वाक्यांश बनाएंगे, और उसके बाद क्या हम लोग बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। तो वहाँ हम पिछले क्लास में हम लोग इसका सिर्फ परिचय देखे थे। अब हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास क्या चलेगी, वर्ण यानी वर्णमाला। तो वर्णमाला में पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। क्या हम लोग देखेंगे कि वर्ण कहते किसे हैं। यानी भाषा की वह लघुत्तम, सूक्ष्मतम या न्यूनतम इकाई, यानी कह सकते हैं कि छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या, भाषा की वह न्यूनतम, लघुत्तम या सूक्ष्मतम इकाई जिसके और टुकड़े न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। यानी जो वर्ण होगा आपका, क्या होगा, क, ख, ग, घ, यानी इत्यादि जितने भी वर्ण आएंगे इसके अंतर्गत, वह किसमें, उन्हें क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। यानी जो जिसके और टुकड़े न हो। यानी आपका जो क है, इसको किससे किससे बना है, तो क से बना है और प्लस अ से, यानी क और प्लस अ से मिलकर बना है। तो यह क्या हुआ, अक्षर हुआ। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्णमाला। यानी वह लघुत्तम, सूक्ष्मतम या न्यूनतम इकाई जिसके और टुकड़े न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या हम लोग देखेंगे, वर्णमाला किसे कहता है। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। क्या, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलते हैं। यानी प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे आपकी देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि का क्या होगा आपका वर्णमाला। तो जैसे हिंदी किस लिपि में आती है, तो हिंदी आती है आपकी देवनागरी लिपि में। किस में आती है, देवनागरी लिपि। किस में आती है, देवनागरी लिपि में आती है। क्या, आपकी हिंदी भाषा। तो इसमें जो इसके आपके चिन्ह होंगे, तो लिपि कहते किसे हैं, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है। क्या, जो प्रत्येक भाषा है, कोई भी भाषा हो, उसको लिखने के लिए किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है। और उन्हीं चिन्हों को हम लोग क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। जैसे आपकी देवनागरी लिपि है, तो इसके चिन्ह क्या होंगे आपका, जैसे यानी जितने भी स्वर होंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, स्वर। और उसके बाद क्या, व्यंजन। जैसे क, ख, ग, घ, यानी ज्ञ तक। यह सब क्या हो गए आपके हिंदी वर्णमाला के लिपि हो गए, यानी चिन्ह हो गए। इसी से हम लोग क्या, देवनागरी लिपि को इन्हीं चिन्हों से हम लोग लिखेंगे। यानी हिंदी भाषा को यही चिन्ह है, इसी के सहायता से हम लोग हिंदी भाषा को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या करेंगे, इसी लिपि का प्रयोग करके, यानी हम लोग कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि को, जैसी देवनागरी लिपि का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। यानी हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और हिंदी भाषा को सीखने के लिए क्या किया जाता है, इस लिपि, हिंदी भाषा के इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। यानी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी चिन्हों के द्वारा हम लोग हिंदी भाषा को लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं या हिंदी को सीखते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों या अक्षरों की संख्या। क्या हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में वर्णों या अक्षरों की संख्या
कितनी कितनी होती है। जैसे आपका मूल या मुख्य स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पे कुल स्वर कितने होते हैं, लेखन के आधार पे कुल स्वर कितने होते हैं, या कुल वर्ण या कुल मानक वर्ण कितने होते हैं, या हम देखेंगे भारत सरकार के अनुसार प्राप्त मानक हिंदी वर्णमाला में भी कितने वर्ण शामिल किए गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। का जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, जैसे आपके स्वर हो गए, स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो जो आपका स्वर है, स्वर की संख्या है आपका, स्वर की संख्या 11। क्या स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। और प्लस इसी में 2 अयोगवाह को जोड़ेंगे। क्या अयोगवाह, क्या स्वर तो आपको पता होगा कि 11 कौन कौन से है, उसके बाद 2 क्या हो गए, अयोगवाह। अयोगवाह का किसको किसको लेंगे, अंग को और अह को। क्या बोला जाता है, अंग और अह को अयोगवाह बोला जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा व्यंजन, यानी 33 व्यंजन। व्यंजन कितने हो गए, 33। क्या व्यंजन कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए। क्या व्यंजन कितने हो गए, 33 व्यंजन। अच्छा, 33 व्यंजन कहां से कहां तक, तो 33 व्यंजन में आपका आ जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और उसके बाद क्या होगी, संयुक्त व्यंजन। क्या संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या होगी, 4 होगी। 25 4 29 और 29 4 33। या व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। इसके बाद बचा क्या हम लोगों का, जो आपका 11 स्वर हो गया, 2 अयोगवाह हो गया और 33 आपका व्यंजन हो गया। और इसमें उष्मक को भी लेंगे। क्या किसको लेंगे हम लोग, उष्मक को। संयुक्त को हटा देंगे इसमें से, नहीं संयुक्त नहीं रहेगा। उष्मक, उष्मक की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। यानी अब कितने हो गए, तो अब हो गए 25 4 29 और 4 33। क्या व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 33 हो गई। उसके बाद 4 संयुक्त आता है। क्या संयुक्त की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा, तो आपका इसको क्या बोला जाता है, तालव्य स, और इसको मूर्धा स, और इसको दंत स, और क्या ह। ये क्या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इसके बाद क्या हम लोग इसमें शामिल करेंगे, तो आपका स्वर हो गया, अयोगवाह हो गया, व्यंजन हो गया, और उसके बाद संयुक्त हो गया, और एक आपका आता है उत्क्षिप्त। क्या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। कौन कौन से उत्क्षिप्त, अढ और अढ, अढ अढ। क्या 2 उत्क्षिप्त हो गए। संयुक्त संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तालव्य स, मूर्धा स और दंत स और ह। संयुक्त स्वर 4 हो गए। व्यंजन आपके कितने हो गए, 33 हो गए, जिसमें स्पर्श की संख्या 5 होगी, अंतस्थ की संख्या 4 होगी और उष्मक की संख्या 4 होगी। और अयोग्यवाह 2 हो गए आपके, अंग और वह, और स्वर कितने हो गए, 11 हो गए। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मूल रूप से या मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं। क्या हम लोग देखेंगे, मूल या मुख्य रूप से कितने वर्ण होते हैं, तो मूल या मुख्य रूप से आपके 44 होते हैं। क्या 44 वर्ण होते हैं। कौन कौन से 44 वर्ण होंगे, इसमें आपका 11 स्वर होगा। क्या 11 स्वर होगा। कितने स्वर होंगे, 11 स्वर होगा। और व्यंजन कितने होंगे, तो व्यंजन आपके 33 व्यंजन होंगे। कितने व्यंजन, व्यंजन की संख्या कितनी होगी, तो 33 होगी। तो 33 और 11 क्या हो गया, 44 हो गया। व्यंजन आप लोगों को समझ में आगे आएगा, व्यंजन में क्या क्या आता है। तो व्यंजन में आपका 33 में आ जाएगा, स्पर्श 25 स्पर्श आएगा, और 4 अंतस्थ आएगा, और 4 उष्मक आएगा। टोटल मिलाकर कितना हो जा रहा है, 25 और 4 29 4 33, यानी 33 व्यंजन आपका बन जा रहा है। और स्वर कितने, 11 आ रहा है। छोड़ा कौन कौन सा जा रहा है आपका,
वर्ण तो अयोगवाह यानी अंग और अह को छोड़ा जा रहा है, और उत्क्षिप्त ड और ढ को भी छोड़ा जा रहा है। क्या, 2 अयोगवाह छोड़ा जा रहा है और 2 उत्क्षिप्त छोड़ा जा रहा है और 4 संयुक्त छोड़ा जा रहा है। यानी हम लोग कितने छोड़ रहे हैं, 8 छोड़ रहे हैं। तो 11 11 और 33 44 और 8 52, यानी छोड़ा क्या जा रहा है आपका इसमें, तो अंग अह, क्या छोड़ा जाता है इसको, अंग और अह को बोला क्या जाता है, अयोगवाह। क्या, अयोगवाह को छोड़ा जा रहा है, उसके बाद उत्क्षिप्त को अढ और अढ को छोड़ा जा रहा है, और संयुक्त स्वर को छोड़ा जा रहा है। संयुक्त स्वर कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कितने, 8 स्वर को छोड़ा जा रहा है। किसमें, मूल या मुख्य रूप से जो स्वर माना जाता है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग उच्चारण के आधार पे कुल कितने वर्ण होते हैं। क्या, उच्चारण के आधार पे कितने वर्ण होते हैं, क्या देखेंगे हम लोग। पहले नंबर पे मूल या मुख्य रूप से, दूसरे नंबर पे उच्चारण, क्या, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण। तो उच्चारण के आधार पे कुल वर्ण कितने हो जाएंगे आपके, 45 हो जाएंगे। कौन कौन सा 45, कौन कौन सा होगा, तो आपका 10 स्वर होगा। क्या, स्वर की संख्या किस में होगी, उच्चारण के आधार पे, तो आपका 10 स्वर होंगे। और व्यंजन की संख्या आपकी 35 होगी। 35 10 कितना हो गया, 45 हो गया। क्या, स्वर कितने हो गए, 10 हो गए, व्यंजन कितना हो गया, 35। अच्छा, 35 में किसको किसको लिया जाता है, तो 35 में आपका लिया जाता है 10 स्वर हो गए, स्पर्श को लिया जाएगा, 25 स्पर्श हो गए, एक अंतस्थ को लिया जाएगा, अंतस्थ कितना हो गए, 4 हो गए। क्या, स्पर्श को लिया जाएगा और अंतस्थ को लिया जाएगा। उसके बाद किसको लिया जाएगा, तो आपका उष्मक कितने हो गए, 4 हो गए। और जो अढ अढ यानी इसको क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त को, उत्क्षिप्त को लिया जाएगा। उत्क्षिप्त कितने हो गए, 2 हो गए, यानी 4 4 8 2 10 और 25 10 35, यानी व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 35 हो गई। किस आधार पे, उच्चारण के आधार पे। अच्छा, छोड़ा किसको जा रहा है, तो आपका छोड़ा जा रहा है अयोगवाह को छोड़ा जा रहा है। क्या, अयोगवाह को छोड़ा जा रहा है, और आपका संयुक्त व्यंजन को छोड़ा जा रहा है, यानी 4 2 6 को छोड़ा जा रहा है। और एक ऋषि र को भी छोड़ा जा रहा है यहाँ पे। किसको किसको छोड़ा जा रहा है, आपका अयोगवाह अंग और अह को छोड़ा जा रहा है। क्या, अंग और अह को छोड़ा जा रहा है, और आपका संयुक्त को छोड़ा जा रहा है, और ऋषि र को छोड़ा जा रहा है। किसको, री को छोड़ा जा रहा है, अंग और अह को छोड़ा जा रहा है, उसके बाद संयुक्त को छोड़ा जा रहा है, यानी 6 1 7 को छोड़ा जा रहा है। तो कितना हो गए, 52 हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि लेखन के आधार पे, तो हम लोग लेखन के आधार पे या कुल वर्ण के आधार पे या मानक वर्ण के आधार पे, क्या हम लोग देखेंगे, लेखन के आधार पे कुल वर्ण या कुल वर्णों की संख्या देखेंगे, या मानक वर्णों की संख्या देखेंगे कि कितना होता है। तो लेखन के आधार पे 3 नंबर पे, क्या, लेखन के आधार पर, क्या, लेखन के आधार पे कुल वर्ण, लेखन के आधार पे कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, तो आपका होगा 52। क्या, लेखन के आधार पे कुल वर्ण 52। अच्छा, कैसे 52 हो गए, आइए हम लोग देखते हैं। तो आपका जो स्वर है, स्वर की संख्या कितनी, 11, और व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 39 होगी इसमें। क्या, लेखन के आधार पे व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 39। अच्छा, कैसे 39 होगी, और 2 अयोगवाह। अच्छा, 39 होगी कैसे, तो हम लोग देखते हैं पहले 25 स्पर्श। क्या, 25 स्पर्श की संख्या, उसके बाद आपका अंतस्थ की संख्या, अंतस्थ की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, तो 4 हो जाएगी। उष्मक की संख्या
कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या, स्पर्श की संख्या 25, अंतस्थ की संख्या 25, उष्मक की संख्या 25। उसके बाद संयुक्त स्वर, किसको लेंगे हम लोग, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और उसके बाद किसको लेंगे, 2 उत्क्षिप्त को लेंगे। क्या, 2 उत्क्षिप्त। यानी टोटल कितना हो रहा है आपका, 25, 4 29, 4 33, 33 4 37, 38 39। टोटल कितना हो गया आपका, 39 व्यंजन हो गया। किसके आधार पे, लेखन के आधार पे कुल कितने व्यंजन हो गए, 39 हो गए। स्वर कितने हो गए, 11 हो गए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर बनता कैसे है। क्या, जो संयुक्त स्वर है वो बना कैसे है। तो जैसे आपका छत्र, क्षत्रिय छ है, क्षत्रिय छ कैसे बनता है, तो क और स के योग से बनता है। क्या, क्षत्रिय छ क और स के योग से बनता है। और उसके बाद जो आपका आता है त्र, त्र कैसे बनता है, तो त्र बनता है आपका त और र से। क्या, त और र से क्या बनता है, त्र बनता है। संयुक्त स्वर में जो त्र होता है तो त और र से त बनता है। और जो छत्र, क्षत्रिय से होता है क और स से आपका क्षत्रिय यानी बनता है। उसके बाद कौन सा स्वर आएगा, उसके बाद आएगा ज्ञ। तो जो ज्ञ है, ज्ञ कैसे कैसे बनेगा आपका, तो ज्ञ बनेगा ज प्लस य से। क्या बन जाएगा आपका, ज्ञ बन जाएगा। और उसके बाद क्या बनेगा आपका, त्र, स्रो, स्रो। क्या बनेगा, जो स्रो है या स और प्लस र से क्या बनेगा, स्रो बनेगा। यानी संयुक्त स्वर क्षत्रिय छ कैसे बनेगा, क और स से बनेगा। और ज्ञ कैसे बनेगा, ज और य से बनेगा। और त्र कैसे बनेगा, त और र से बनेगा। और स्र कैसे बनेगा, स और र से बनेगा। तो अब आप लोगों को संयुक्त स्वर समझ में आ गया होगा। तो कुल भारत सरकार के अनुसार प्राप्त मानक हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। क्या, 52 वर्ण हैं। यानी जैसे 11 स्वर हो गए और 39 व्यंजन हो गए और 2 अयोगवा हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए, 52 हो गए। अब हम लोग देखेंगे वर्ण। क्या हम लोग देखेंगे, वर्ण। वर्ण को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक स्वर और एक व्यंजन। क्या, एक स्वर और एक व्यंजन। उसके बाद एक अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो जो स्वर हैं, स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। और व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपकी 39 है। और क्या, 2 अयोगवाह। कौन कौन से होंगे, अंग और अह। अंग और अह, क्या, 2 अयोगवाह हो गए। व्यंजन कितने हो गए, 39 हो गए। 39 व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप लोग जान चुके हैं। यानी 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 उष्मक व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। यानी 25 4 29, 4 33, 33 4 37 और 2 उत्क्षिप्त यानी 38 39। 39 व्यंजन हो गए आपके और 11 स्वर हो गए। और इसमें 2 अयोगवाह को यहाँ से निकाल के अलग कर दिया गया है। यानी 11 स्वर और 2 अयोगवाह हो गए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि स्वर किसे कहा जाता है। क्या हम लोग देखेंगे कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना किसी रुकावट के या बिना अवरोध के किया जाए, वैसे व्यंजन यानी व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया, नहीं तो आइए एक बार और देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, बिना किसी रुकावट बिना किसी अवरोध के किया जाए, और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों यानी सहयोग करें, वे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। यानी स्वर व्यंजनों के उच्चारण में सहयोग करते हैं। जैसे आपका क व्यंजन है तो इस क को अगर उच्चारण करना है तो क प्लस अ को जोड़कर क्या हम लोग बनाएंगे, क बनाएंगे। यानी इस जो हलंत के साथ जो क, इसको हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। जिस व्यंजन के नीचे हलंत लग गया है इसको हम लोग उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जो व्यंजन पढ़ेंगे उसमें इसको देखेंगे कि क्यों नहीं उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि बिना स्वरों की सहायता से हम लोग व्यंजन को उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, यानी बोल ही नहीं सकते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए कि स्वर को निकालकर व्यंजन को उच्चारण करना, आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यह अधूरे होते हैं।
इनके साथ जब अ जुड़ता है तब ये उच्चारण होते हैं। क्या, जब आप बोलेंगे क, यानी क बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना, यानी ख बोलेंगे तो अ, यानी इनके साथ अ जुड़ा रहता है। यानी बिना स्वर के सहायता से व्यंजन बोला ही नहीं जा सकता है। तो आइए स्वर कौन कौन से, यानी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर यानी जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, बिना किसी अवरोध के उच्चारित हो, बिना किसी रुकावट के उच्चारित हो, वह क्या है, स्वर है। यानी स्वर स्वतंत्र होता है, किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है और व्यंजन को उच्चारण करने में सहायता करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण बोलेंगे। आइए देख लेते हैं हम लोग स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है। अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और ओ। कितने हो गए आपके स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर हो गए, 11, और 2 अयोगवाह अंग और अह, कितने हो गए, 13। यानी पहले कितना माना जाता था, 13 माना जाता था, लेकिन बाद में इसको अयोगवाह को निकाल दिया गया, क्योंकि यह योग्य न होने के कारण, यानी ये तो न स्वरों के साथ सही बैठता था और न ही व्यंजन के साथ सही बैठता था। यानी जब इसको स्वर के साथ लाते थे तो यह स्वर के परिभाषा को परिभाषित नहीं करता था, क्योंकि अंग बना कैसे है आपका, अ प्लस अंग से बना है। यानी स्वर स्वतंत्र होता है, स्वर किसी की सहायता के बिना उच्चारित होता है। तो इसमें क्या, अ की सहायता लेनी पड़ रही है, यानी अंग के उच्चारण करने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ी, यानी यह स्वर का परिभाषा को परिभाषित नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग व्यंजन में रखते हैं तो यह उच्चारित कर देता है, जैसे कंग, कह, यानी यह व्यंजन को उच्चारित करने लगता है। तो इसीलिए इसको स्वरों से हटाकर इसको अयोगवाह में रख दिया गया। इसको हम लोग आगे थोड़ा विस्तृत तरीका से जानेंगे। तो जो ए आपके स्वर हैं कितने हो गए, अ, आ, ई, दीर्घ ई, लघु ई, दीर्घ उ, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो जो इनका मात्रा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो अ का मात्रा नहीं होता है, आ, फिर उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, दीर्घ छोटाऊ, उ, री, फिर क्या, ए, ऐ, ओ, औ। कितने मात्रा हो गए आपके, तो 10 मात्रा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मात्रा की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। जो अ और आ है यह बोला कैसे जाता है, जो उच्चारण जब इसका करेंगे तो यह कंठ के द्वारा बोला जाएगा। एक बार आप लोग बोल के देख लीजिए कि अ और आ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। जैसे अ आ, इसमें क्या, कंठ का उपयोग हो रहा है। और जो ई, लघु ई और दीर्घ ई है, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो तालु से हो रहा है। क्या, लघु ई और दीर्घ ई का उच्चारण तालु से हो रहा है, और लघु उ और दीर्घ उ का उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है, ओष्ठ से। क्या, लघु उ और दीर्घ उ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है, यानी इसके उच्चारण में ओष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद जो री है, री का जो हम लोग उच्चारण किसके द्वारा करते हैं, मूर्धा के द्वारा। क्या, री का उच्चारण हम लोग मूर्धा के द्वारा करते हैं। और ए और ऐ का उच्चारण, तो देखो ए एक बना कैसे है, जो ए है वो अ प्लस ई के द्वारा बना है। क्या, अ प्लस ई से क्या बना है आपका, अ बना है। तो अ में क्या, कंठ से अ कंठ से उच्चारित होता है, ई किससे उच्चारित होता है, तालु से उच्चारित होता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कंठ और प्लस तालु, यानी कंठ तालु से क्या उच्चारण होता है आपका, ए और अ। और जो ओ उच्चारण होता है, ओ बना कैसे है, अ और प्लस किससे बना है, उ से बना है। अ प्लस उ से, यानी लघु उ से बना है, क्या बना है, ओ बना है। तो यह उच्चारण कैसे, अ किससे उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारण होता है, और उ किससे होता है, ओष्ठ से उच्चारण होता है। यानी ओ और ओ उच्चारण कैसे होगा, कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से क्या उच्चारण होगा, ओ और औ। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। क्या, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। और अ का मात्रा नहीं होता है, जो ए अ है इसका मात्रा नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं इस अयोगवाह के बारे में।
किसके बारे में देखेंगे हम लोग? अयोगवाह के बारे में। तो जो अयोगवाह है, तो अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अ धन योग धन वाह। क्या अयोगवाह बना कैसे है? अ धन योग धन वाह, यानी नहीं। अ का मतलब होता है नहीं, जब आगे लगता है तो नहीं के लिए अ लगता है। यानी हम लोग कह सकते हैं जो योग्य होने के बाद भी वहन न किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? अयोग्यवाह कहेंगे। क्या? जो योग्य होने के बावजूद भी उसे वहन नहीं किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अयोग्यवाह कहेंगे। इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हों। क्या? इस अयोग्यवाह में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाया जाएगा। किसमें? इस अयोग्यवाह में। यानी स्वर और व्यंजन के दोनों के गुण पाए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अयोग्यवाह कहेंगे। जैसे अयोग्यवाह में क्या आता है? अंग और अह आता है। अंग जो है आपका क्या बोला जाता है? शीर्ष बिंदु वाला वर्ण बोला जाता है। अंग को क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु वाला वर्ण। और अह को क्या बोला जाता है? पार्श्व बिंदु वाला वर्ण। क्या? शीर्ष बिंदु वाला वर्ण अंग को बोला जाता है और अह को बोला जाता है पार्श्व बिंदु वाला वर्ण। यानी इन दोनों वर्णों का जो जातीय योग न तो स्वर के साथ बैठेगा और न ही आपका व्यंजन के साथ बैठेगा। यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहेंगे? अयोग्यवाह कहेंगे। यानी ये न स्वर के साथ सही से काम करेगा ना व्यंजन के साथ काम करेगा, इसीलिए इसको स्वर और व्यंजन से निकालकर अलग कर दिया गया अयोग्यवाह के रूप में, क्योंकि ये दोनों के साथ आ जाता है, यानी दोनों के साथ यह काम कर लेता है, इसलिए इसे अलग हटा दिया गया है। जैसे इसको जब हम स्वर के साथ इसको लगा रहे हैं, अयोग्यवाह को जब स्वर के साथ उपयोग कर रहे हैं, जैसे आपका जब स्वर के साथ जब इसको अंग को रखेंगे तो अंग बना कैसे है? अ प्लस ऐसे बना है क्या? अंग। और स्वर का परिभाषा क्या है? स्वर कहता है कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी के सहायता, स्वर को बोलने में किसी का सहायता नहीं लिया जाता है। लेकिन इसको अंग को उच्चारण करने के लिए इस अ का सहायता लिया जा रहा है, तब यह स्वर के परिभाषा का पालन नहीं कर रहा है। क्या? स्वर के परिभाषा से यह बाहर जा रहा है, इसका पालन नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग स्वर से हटा देंगे, क्योंकि यह स्वर के हिसाब से सटीक नहीं बैठ रहा है। तो इसे स्वर से जब बाहर कर रहे हैं हम लोग, जब व्यंजन के साथ इसको ला रहे हैं, तो व्यंजन में आपका जैसे क, ख और ग है, तो जब क के साथ रख रहे हैं हम लोग तो यह कंग और कह, यानी को भी उच्चारण कर दे रहा है। क्या? को यह क्या कर रहा है? उच्चारित कर दे रहा है। तो जब बोला जाता है कि व्यंजन यह अकेले नहीं बोला जाता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है, तो जब यह अंग और अह आपका व्यंजन को उच्चारित कर रहा है तब इसको हम लोग स्वर बोलेंगे। तो यहाँ स्वर का काम कर रहा है, इस व्यंजन के साथ जो अयोग्यवाह अंग और अह है, ये स्वर का काम कर रहा है। लेकिन जब स्वर में रखा जा रहा है, स्वर के कैटेगरी में इसको रखा जा रहा है, तो यह स्वर के नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसके परिभाषा का पालन नहीं कर रहा है, उससे बाहर हो जा रहा है। तो इसे स्वर से जब हटा रहे हैं कि इस स्वर से इसको हटाकर व्यंजन में इसको रख दिया जाए, तो यह स्वर का काम कर रहा है, इसीलिए इसको निकाल कर हम लोग क्या कर दिए? बाहर कर दिए, इसे अलग कर दिए। तो अलग करने के कारण इसे क्या बोला गया? अयोग्यवाह बोला गया। यानी ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ आपका दोनों का, यानी स्वर और व्यंजन दोनों का गुण जिसमें पाया जा रहा है, यानी जो योग्य होने के बाद भी वहन न किया जाए, यानी यह स्वर होने के योग्य है लेकिन स्वर के साथ इसको नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसको जब व्यंजन में भेजा जा रहा है तो यह व्यंजन के साथ आ ही नहीं रहा है, यह स्वर बन जा रहा है, यानी व्यंजन को भी उच्चारण कर रहा है, यानी व्यंजन को उच्चारण कर रहा है और स्वर बन नहीं रहा है। यही कारण है कि इसको अयोग्यवाह में अलग कर दिया गया और इसको बोला जाता है क्या? अयोग्यवाह। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे स्वर के भेद या वर्गीकरण। तो जो स्वर के भेद हैं, या वर्गीकरण, तो पहला होगा आपका उच्चारण, मात्रा या अवधि के आधार पर स्वर के भेद। पहले हम लोग क्या देखेंगे? मात्रा, उच्चारण और अवधि के आधार पर स्वर के भेद। फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे जिह्वा के आधार पर वो आपका स्वर के भेद, और फिर मुख आकृति के आधार पे स्वर के भेद, और नासिका के आधार, नाक के आधार पे स्वर के भेद को। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं कि आपका मात्रा, उच्चारण, क्या? मात्रा, उच्चारण, अवधि, क्या? मात्रा, उच्चारण और अवधि के आधार पर, अवधि के
आधार पर स्वर के भेद। पहला हम लोग क्या देखें कि मात्रा, उच्चारण या अवधि के आधार पे स्वर के भेद। तो इसमें हम लोग मात्रा, उच्चारण और अवधि के आधार पे स्वर के भेद को हम लोग तीन रखते हैं, यानी तीन बोल माना जाता है। तीन कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। तो जो ह्रस्व है यानी मात्रा और उच्चारण और अवधि के आधार पे जो आपका स्वर के भेद हैं वह कितने हैं? तीन। तो इसमें जो मात्रा का अर्थ है उच्चारण करने में लगने वाला समय से है। क्या? यहाँ जो मात्रा की बात कही गई है तो मात्रा का मतलब है कि इन स्वरों को उच्चारण करने में लगने वाले समय से है इसका अर्थ। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? आइए हम लोग देखते हैं ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में आपका कम से कम समय लगे। क्या? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे, मतलब एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं आपके? तो ह्रस्व स्वर हैं आपके अ, लघु ई, लघु उ और री। यह क्या है? आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में आपका ह्रस्व स्वर बोला किसे किसे जाता है? तो ह्रस्व स्वर को छोटी स्वर बोला जाता है। क्या? ह्रस्व स्वर को छोटी स्वर बोलेंगे, एक मात्रिक स्वर बोलेंगे। क्या? एक मात्रिक स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर को आपका छोटी स्वर, एक मात्रि स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर बोलेंगे। क्या? एक मात्रि स्वर, लघु स्वर। क्या? एक मात्रि स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। क्या? मूल स्वर बोलेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपका छोटी स्वर में कौन कौन सा आएगा? तो छोटी स्वर में अ, लघु ई, लघु उ और री आएगा। एक मात्रि स्वर में अ, लघु ई, लघु उ और री आएगा। लघु स्वर, तो लघु स्वर आपको पता ही होगा, ह्रस्व स्वर आपको पता ही होगा, मूल स्वर इसे ही बोला जाता है। अ, लघु ई, लघु उ और री, यानी मूल जो ह्रस्व स्वर में आपका अ, लघु ई और उ और री है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? छोटी स्वर, एक मात्रि स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर क्या बोला जाता है? इसे ही हम लोग बोलते हैं। किसे? ह्रस्व स्वर को। अब हम लोग देखेंगे आगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे। क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, यानी दो मात्रा का समय लगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या? दीर्घ स्वर का मतलब ह्रस्व से दुगुना समय लगे, यानी दो मात्रा का समय लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सा? आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे आपका आ, उसके बाद दीर्घ ई, दीर्घ उ। क्या? दीर्घ ई, दीर्घ उ। उसके बाद ए, उ और ओ। कितनी संख्या हो गई? तो 7 हो गई। क्या? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। कौन कौन सा? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और ओ, यानी दीर्घ स्वर की संख्या 7 हो गई। दीर्घ स्वर को हम लोग दो प्रकार से बांटेंगे। एक समान जातीय संयुक्त स्वर। क्या? समान जातीय संयुक्त स्वर। और एक आपका विजातीय संयुक्त स्वर। क्या? विजातीय संयुक्त स्वर। तो समान जातीय संयुक्त स्वर में आपका अ, जैसे अ बना कैसे है? अ प्लस अ से मिलकर क्या बना है? आ बना है। तो यह क्या हो गया? समान जातीय स्वर, यानी समान जाति से बना है। अ और अ क्या एक ही जाति के हैं? क्या आप लोग बोलिए एक ही जाति के हैं? तो हाँ, तो समान जाति से क्या बना है आपका? अ। जैसे लघु ई और लघु ई से मिलाकर क्या बनता है? दीर्घ ई। क्या यह भी समान जाति के हैं? हाँ, समान जातीय के संयुक्त स्वर है। और लघु उ और लघु उ या दीर्घ उ, किसी से क्या बनेगा? दीर्घ ई उ बनेगा। तो क्या समान जाति के हैं दोनों? हाँ, समान जाति के दोनों है। अब हम लोग देखेंगे विजातीय। समान जाति के तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि विजातीय स्वर।
क्या हम लोग देखेंगे कि विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर में क्या क्या आएगा आपका, ए कैसे बनता है, तो आपका अ प्लस ई से बनता है। तो क्या अ अलग जाति का हो गया, ई अलग जाति का हो गया, इसलिए क्या इसे हम लोग बोलेंगे विजातीय स्वर बने बोलेंगे। फिर अय कैसे बनेगा, अ प्लस ए से क्या बनता है, अय बनता है। क्या विजातीय हो गए ना, समान जाति के क्या दोनों हैं, बताइए आप लोग एक बार ना, समान जाति के हैं, नहीं हैं। उसके बाद आपका ओ कैसे बना है, अ प्लस उ से बना है। क्या दोनों समान जाति के हैं, नहीं। ओ अ प्लस ओ से क्या बना है, ओ बना है। क्या दोनों समान जाति के हैं, नहीं। तो क्या समान जाति के यानी अ प्लस अ मिल के आ बना, ई प्लस ई मिल के ई दीर्घ ई बना, उ प्लस उ मिल के क्या दीर्घ उ बना, यानी दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, समान जातीय संयुक्त स्वर। और इसे विजातीय संयुक्त स्वर यानी अलग अलग जाति के स्वर हैं, यानी ए ऐ ओ और ओ। अब हम लोग देखेंगे प्लुत स्वर, क्या जो तीसरे नंबर पे आता है, क्या प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, क्या प्लुत स्वर कहते किसे हैं, तो प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक, क्या जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो और ह्रस्व स्वर से तिगुना, यानी दीर्घ से थोड़ा अधिक लगे और जो ह्रस्व स्वर है इससे 3 गुना ज्यादा लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर जैसे आपका ओम, राम, क्या ओम राम, या इसको ओम को इस प्रकार भी लिखा जाता है, संस्कृत में आप लोग देखेंगे तो ओम इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी इस प्लुत को अगर इस ऐसा चिन्ह लगा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, संस्कृत का शब्द, क्या संस्कृत का शब्द। अगर ऐसा लगा है तो ये हिंदी का शब्द, यानी हिंदी के शब्द में यश टाइप लगता है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मूल रूप से संस्कृत के स्वर हैं, क्या जो ये प्लुत स्वर है या क्या मूल रूप से संस्कृत के स्वर हैं। ये हिंदी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसे हिंदी में माना ही नहीं जाता है स्वर। लेकिन इसे किस लिए इसको रखा गया है, मात्रा के लिए, त्रिमात्रिक के रूप में प्रयोग करने के लिए इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। यही कारण है कि हिंदी में इसे त्रिमात्रिक के रूप में इसको मान्यता दिया गया है या मान लिया गया है। इसका प्रयोग और कुछ नहीं है हिंदी में, सिर्फ मात्रा के लिए इसका प्रयोग होता है। आपका जैसे अभिवादन के लिए या आपका मंचन के लिए, जैसे शो मंचन, स्टेज मंचन, या किसी को दूर से बुलाना हो, जैसे आप बोलेंगे राम, जैसे दूर बोलना है किसी को तो चिल्लाएंगे, यानी इसका जो मात्रा है यहाँ पे दूरी तय करने के लिए इस मात्रा की संख्या बढ़ाएंगे। जैसे बोलेंगे कि हे यानी राम, तो क्या होगा आपका इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, यानी 2 मात्रा लगाएंगे। या क्या अभिवादन के लिए होता है, या किसी को बुलाने या पुकारने के लिए, जिस दूर व्यक्ति है उसको बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या नाटक मंचन के लिए किया जाता है, नाटक मंचन में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि आप लंबे लंबे समय तक किसी को अभिवादन करना होता। अब हम लोग क्या देखेंगे, ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद, क्या ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद को कितने 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, एक वृत्ताकार स्वर, क्या एक वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार, क्या अवृत्ताकार, क्या एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार, क्या एक वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। तो क्या हम लोग पहले देखेंगे अवृत्ताकार, देखेंगे क्या देखेंगे, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार पहले देखेंगे। अवृत्ताकार, अवृत्ताकार किसे कहते हैं, अवृत्ताकार किसे कहते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले वृत्ताकार स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की जो आकृति है वो जो ओठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है, किसमें, वृत्ताकार स्वर में। क्या जो वृत्ताकार स्वर में ओठों की आकृति गोल हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। कौन कौन से स्वर होंगे इसमें, यानी क्या जो ओष्ठ की आकृति है वो क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी। और स्वर कौन कौन से आएंगे, तो स्वर आएंगे उ, उसके बाद दीर्घ उ, ओ और औ। किस में आएंगे, वृत्ताकार स्वर में आएंगे।
क्योंकि इसको उच्चारण करते समय जो ओठ की आकृति कैसी हो रही है, गोल हो रही है। एक बार आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं कि वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी दीर्घ ऊ, लघु ऊ, ओ और औ, यानी इसको उच्चारण करने में जो आपका स्वर है वो कैसा बन रहा है, यानी आपका जो ओष्ठ है वो वृत्ताकार हो रहा है। और अवृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों की जो आकृति है वह वृत्त के समान गोल न होकर फैल जाती है। क्या, अवृत्ताकार में ओठों की आकृति, ओष्ठों की आकृति कैसी होती है, फैल जाती है। यानी कौन कौन से स्वर इसमें आएंगे, तो अवृत्ताकार में आप यहाँ जाएंगे आ, अ, आ, कौन कौन से आएंगे, अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, ए, ऐ और नीचे क्या, री को भी ले लेंगे। क्या, यह सब क्या है आपके, तो ये अवृत्ताकार स्वर हैं। अब हम लोग देखेंगे जिह्वा के आधार पे। क्या, जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद, किसके आधार पे, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद मानेंगे हम लोग, 3 मानेंगे। कौन कौन से, अग्रस्वर, क्या, अग्रस्वर पहले नंबर पे अग्रस्वर, दूसरे नंबर पे मध्य स्वर, क्या, मध्य स्वर, और तीसरे नंबर पे पश्च स्वर। तो अग्रस्वरों में कौन कौन सा आएगा, तो अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिनको जिह्वा के अग्रभाग से क्या किया जाए, उच्चारण किया जाए। क्या, जिह्वा के अग्रभाग से जिन स्वर को उच्चारण किया जाता है वैसे स्वर क्या होते हैं आपके, अग्रस्वर। कौन कौन से, आइए हम लोग देखते हैं। तो अग्रस्वर में आएगा आपका लघु ई, दीर्घ ई, क्या, लघु ई, दीर्घ ई और ए, और लघु ई, दीर्घ ई, ए और अय, यह क्या आपका हो गया अग्रस्वर। अग्रस्वर मतलब क्या होता क्या है, अग्रस्वर वे स्वर होते हैं जिसमें जिह्वा का अग्रभाग प्रयोग किया जाता है, वैसे स्वर को हम लोग क्या कहेंगे, अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या आएगा, लघु ई, दीर्घ ई, ए और अय, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, अग्रस्वर। अब हम लोग देखते हैं मध्य स्वर कौन सा होता है। मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जिसमें जिह्वा का मध्य भाग प्रयोग किया जाए। कौन सा भाग, जो जिह्वा का मध्य भाग है यानी उसका प्रयोग किया जाए। वैसे स्वर कितने हैं, एक है, कौन सा, अ। और कैसा स्वर है आपका, मध्य स्वर है, जिह्वा के आधार पे मध्य स्वर है। और पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा का पिछला हिस्सा प्रयोग किया जाए, यानी जिह्वा के पश्च भाग का प्रयोग किया जाए। वैसे स्वर कौन से किस में आते हैं आपके, पश्च स्वर में आते हैं। पश्च स्वर कौन कौन सा है, तो आ, क्या, पश्च स्वर में आ, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, क्या, आ, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, और किस में रखेंगे इसको, आपका पश्च स्वर में रखा जाएगा। क्या, हम लोग देखेंगे मुख आकृति के आधार पे, मुख आकृति के किसके आधार पे, मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पे हम लोग कितना बांटेंगे, 4। कौन कौन सा, तो पहला हो जाएगा विवृत स्वर। क्या, विवृत स्वर। दूसरे नंबर पे अर्धविवृत, क्या, अर्धविवृत, क्या, अर्धविवृत। और तीसरे नंबर पे संवृत, क्या, संवृत। और चौथे नंबर पे अर्धसंवृत, अर्धसंवृत स्वर। कितने, मुख आकृति के आधार पे 4 भागों में बांटेंगे। पहला आपका विवृत स्वर, दूसरा अर्धविवृत स्वर, तीसरा संवृत स्वर, चौथा अर्धसंवृत स्वर। तो विवृत स्वर क्या होता है, विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख का जो पूरा भाग खुलता है, यानी विवृत स्वर को उच्चारण करने में मुख पूरा खुलता है। क्या, विवृत स्वर को उच्चारण करने में मुख आपका क्या, पूरा खुलेगा। जैसे आपका आ का उच्चारण जब आप करेंगे तो मुख क्या होगा, पूरा खुलेगा। एक बार आप लोग विवृत स्वर को उच्चारण करके देखिए, जो आ का उच्चारण करेंगे तो का मुंह पूरा खुला है, यानी मुख पूरा खुल जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विवृत स्वर कहेंगे। अर्धविवृत स्वर उन स्वरों को बोला जाता है जिसमें जो मुख द्वार है आधा खुला रहता है,
जैसे अर्ध विपरीत का मतलब आधा, मुख द्वार क्या होगा, आधा खुलेगा। क्या जो मुख द्वार है वो कैसा खुलेगा, आधा खुलेगा। इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे आपका, अ, क्या कौन कौन से स्वर आएंगे, अ, ए और ओ। इसमें मुख द्वार कैसा खुल रहा है, आधा खुल रहा है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है। क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, यानी थोड़ा सा खुला रहता है। समृद्ध पे क्या, मुख आपका लगभग बंद रहता है, मतलब थोड़ा सा खुला रहता है। थोड़ा सा खुला रहता है तो इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे स्वर, लघु ई, दीर्घ ई और लघु उ और दीर्घ उ। इसमें क्या, मुख लगभग बंद सा, ई दीर्घी उ, यानी इसमें मुख लगभग बंद सा रहता है, थोड़ा सा खुलता है इन स्वरों को उच्चारण करने में। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो वह अर्ध समृद्ध स्वर, कौन कौन से, अर्ध समृद्ध स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। क्या, आधा बंद यानी कम खुला रहता है। क्या, अर्ध समृद्ध में लगभग बंद सा रहता है, तो इसमें उससे आधा, लगभग आधा खुला रहता है, यानी कम खुला रहता है। बोलेंगे सीधा सीधा कम खुला रहता है, ए और ओ हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे नासिका के आधार पे। किसके आधार पे, तीसरा नंबर, चौथा नंबर आपका किसके आधार पे आपका हम लोग देखेंगे, किसके आधार पे, नासिका के आधार पे। नासिका के आधार पर स्वर के भेद। तो कितना, दो बांटेंगे। कौन कौन सा, निरानुनासिक। कौन सा स्वर आपका आएगा, निरानुनासिक। क्या क्या हो जाएगा, निरानुनासिक। क्या हो जाएगा, निरानुनासिक। और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, अनुनासिक। अनुनासिक कौन कौन सा होगा, अनुनासिक। अच्छा, निरानुनासिक में कौन कौन से आएंगे आपके स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। क्या, निरानुनासिक में वे स्वर आते हैं जिनको उच्चारण में हवा सिर्फ मुख से निकले। क्या, मुख से निकले। तो कौन कौन से स्वर आएंगे इसमें, अ, आ, ई, यानी सब स्वर आ जाएंगे सभी, सिर्फ अंग को छोड़कर। और अनुनासिक, यानी अनुनासिक किसको बोलेंगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले। क्या, इसमें क्या, मुख के साथ साथ प्लस नाक से भी निकले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुनासिक। इसके अंतर्गत क्या आता है, अंग आता है और पंचम अक्षर आ जाएगा, जैसे अंगा, यानी इसको उच्चारण में क्या, आपका मुख के साथ साथ नाक से भी क्या हवा निकल रही है।